हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पेंडुलम मीडिया पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 4 सितंबर 2020। सो गाइस, क्विकली जॉइन दिस सेशन एंड दोस्त हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल पेंडुलम मीडिया, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशन। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। डे टू डे जो भी न्यूज़ होती हैं सब चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे, आप जाके उसको देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ये जितनी भी करंट अफेयर न्यूज़ हैं ये सारी अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल है और वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की और देखते हैं आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहली न्यूज़ है, फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस पद्मावती पास्ड अवे। तो जो पहली भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ थी डॉक्टर एस पद्मावती, उनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। शी वॉज 103 years old. She was born in Burma in 1917 and in 1942 she had migrated to India. और उनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता था। She was the founder of the All Indian Heart Foundation and set up the National Heart Institute in 1981 in दिल्ली। तो जो ऑल इंडियन हार्ट फाउंडेशन है उसकी वो फाउंडर थी और 1981 में उन्होंने नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में स्टैब्लिश किया था। शी वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 1967 एंड पद्म विभूषण इन 1992। तो उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1967 और 1992 में। ये जो है आप फोटो में देख रहे हैं, ये डॉक्टर एस पद्मावती हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं इससे जुड़ा। What is the name of India's first cardiologist who recently passed away? भारत के पहले कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? एस पद्मावती, पी बंदोपाध्याय, वी एस रमा देवी एंड चारू सिन्हा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एस पद्मावती। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज इज अवीक सरकार इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पीटीआई, दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अवीक सरकार जो है उनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। वो संपादक एमिरेट्स हैं और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष हैं। सो इज द वाइस चेयरमैन ऑफ आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, दैट इज एबीपी ग्रुप। और वो जो है विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। और विजय कुमार चोपड़ा कौन है? ही इज द चीफ एडिटर ऑफ पंजाब केसरी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स। मिस्टर सरकार वॉज द फाउंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेंगुइन इंडिया। तो जो पेंगुइन इंडिया है उसके फाउंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर सरकार, और उन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया इन द एक्विजिशन ऑफ स्टार न्यूज़ बाय एबीपी ग्रुप इन 2003। तो 2003 में एबीपी ग्रुप द्वारा स्टार न्यूज़ के अधिग्रहण में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो इट इज़ इंडियाज प्रीमियर न्यूज़ एजेंसी विद मोर देन 400 जर्नलिस्ट एसोसिएटेड विद इट। और इसका जो पंजीकरण हुआ था वो 1947 में हुआ था, जबकि इसने जो संचालन यानी कि ऑपरेशंस ने स्टार्ट किए थे 1949 में। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रन किया जाता है और जो चेयरमैनशिप है वो बाय रोटेशन चलती है एट द एनुअल जनरल मीटिंग। वाइस चेयरमैन कौन है इसके? अभी मिस्टर विनीत जैन है। और चेयरमैन किसको बनाया गया है? अवीक सरकार को बनाया गया है। ठीक है, चलिए इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। Who has been elected as new chairman of Press Trust of India? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विजय कुमार चोपड़ा, अवीक सरकार, ब्रजेंद्र नवनीत एंड जयदीप भटनागर। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। विजय कुमार चोपड़ा, अवीक सरकार, ब्रजेंद्र नवनीत एंड जयदीप भटनागर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज अवीक सरकार। विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगी अवीक सरकार एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एंड जो ब्रजेंद्र नवनीत हैं ये मैंने पहले भी बताया था, ये न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडियन एम्बेसडर हैं वो नियुक्त किया गया है ब्रजेंद्र नवनीत को, इसलिए वो न्यूज़ में थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंदिरा 2020 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन अंडमान सी नियर द स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो जो इंदिरा एक्सरसाइज है जो भारत और रशिया के बीच में होती है हर साल, ठीक है, तो ये जो है अंडमान सी में इसको किया जाएगा 2020 की जो एक्सरसाइज है। इंडिया हैज़ रिसेंटली विड्रॉन फ्रॉम द कावकास 2020 विच इज़ अ मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इन रशिया। तो अभी हमने कुछ दिन पहले ये न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया ने जो
कावकास 2020 है, जो मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो रशिया में होनी थी, उससे जो है उसने विड्रॉ कर लिया। और क्यों किया विड्रॉ? उसके दो रीज़न है मेजर, एक तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, और जो मेजर रीज़न है वो है चाइनीज़ ट्रूप्स पार्टिसिपेशन इन कावकास 2020, क्योंकि ऑलरेडी जो चुशल वैली में हुआ और दोनों इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में, एंड उसके बाद चाइनीज़ ट्रूप्स यहाँ पे पार्टिसिपेशन करेंगे इस मिलिट्री एक्सरसाइज में कावकास 2020 में, तो इसी के चलते जो है भारत ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया कावकास 2020 से। एंड आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज ऑन अ 3-day विजिट टू रशिया टू पार्टिसिपेट इन SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीट। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, ही इज़ ऑन अ 3-day विजिट रशिया के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अटेंड करेंगे SCO की डिफेंस मिनिस्टर्स मीट। SCO क्या है? शंघाई कोऑपरेशन Organization. In July, the Indian Navy conducted PASEX, that is passage exercise, with the USS Nimitz Strike Group near Andaman and Nicobar Island. तो अंडमान निकोबार आइलैंड में जो इंडिया की नेवी है उसने US निमित्z स्ट्राइक ग्रुप के साथ जो है पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जुलाई में। India is keeping an eye on the movement of Chinese naval ships in the Indian Ocean region, as its presence has increased in the past few years in the name of anti-piracy पेट्रोल्स। तो एंटी पायरेसी गश्ती के नाम पर जो यहाँ पे चाइना अपना जो है प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है इन द इंडियन ओशन रीजन, तो उस पर जो है उसको रोक लगाने के लिए उस पर जो है पूरा ध्यान केंद्रित कर रखा है इंडिया ने अपना, कि चीनी नौसेना क्या अभ्यास कर रही है इंडियन ओशन रीजन में, या क्या मूवमेंट हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइना ने जो अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस खोला था वो जिबूती में खोला था 2017 में, और जो लोकेशन है जिबूती की वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, और यहाँ पर चाइना का मिलिट्री बेस खुलना ये अपने आप में इंडिया के लिए एंड बाकी इंडियन ओशन में रीजन में जो भी कंट्रीज हैं उनके लिए कंसर्न है। इंदिरा एक्सरसाइज की बात करें तो इट इज़ अ जॉइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये भारत और रूस के बीच आयोजित एक संयुक्त त्रिकोणीय सेवा अभ्यास है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन 2003। तो पहला इसका जो संस्करण था वो 2003 में हुआ था, एंड दिस वॉज कंडक्टेड एज अ सिंगल सर्विस एक्सरसाइज ऑल्टरनेटिवली बिटवीन इंडिया एंड रशिया। द फर्स्ट जॉइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन 2017। तो पहली जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो है वो 2017 में कंडक्ट हुई थी। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होल्ड बायलैटरल एक्सरसाइज इंदिरा 2020। निम्नलिखित में से कौन से देश द्विपक्षीय अभ्यास इंदिरा 2020 आयोजित करेंगे? इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड यूके, इंडिया एंड जर्मनी। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज भारत एंड रूस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज IIT बॉम्बे स्टूडेंट्स डेवलप एन इंडियन ऑल्टरनेटिव टू कैम स्कैनर। जो चाइनीज़ का जो ऐप है जिसको बैन कर दिया गया है कैम स्कैनर, इसका एक ऑल्टरनेटिव जो है वो IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है, और इस ऐप का नाम दिया है एयर स्कैनर। AIR स्कैनर्स को नाम दिया गया है, और ये जो ऐप है इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दिस ऐप विल बी मेनली यूज्ड फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो कैम स्कैनर है उसको यूज ही डॉक्यूमेंट्स को मेनली स्कैन करने के लिए किया जाता था, एंड लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये जो है ऐप डेवलप किया गया है। इट विल गिव अ मेजर पुश टू आत्मनिर्भर भारत, एंड द स्टूडेंट्स फाइनल ईयर BTech स्टूडेंट्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऑफ IIT बॉम्बे, विच आर रोहित कुमार चौधरी एंड कवीन अग्रवाल, दे हैव डेवलप्ड दिस एयर स्कैनर ऐप। चलिए इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। Which of the following is the app that has been developed by IIT Bombay students as an Indian alternative to banned Chinese app Cam Scanner? निम्नलिखित में से कौन सा ऐप जो है वो IIT बॉम्बे के छात्रों द्वारा प्रतिबंधित चीनी ऐप कैम स्कैनर के लिए भारतीय विकल्प के रूप में विकसित किया गया है? AIR स्कैनर, InScan, IndusScan एंड स्कैनर इंड। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज AIR स्कैनर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ असिस्टेंट रोबोट रक्षक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज। तो भारतीय रेलवे द्वारा ये जो रोबोट है, ठीक है, रक्षक नाम है जिसका, ठीक है, इसको डेवलप किया गया। इंडियन रेलवेज हैज़ डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड अ हेल्थ असिस्टेंट विच इज रोबोट रक्षक दैट विल रिमोटली कम्युनिकेट बिटवीन डॉक्टर एंड
पेशेंट। और ये जो रोबोट है ये डिफरेंट हेल्थ पैरामीटर्स को जो है नाप सकता है, विच इंक्लूड्स टेम्परेचर, पल्स एंड ऑक्सीजन परसेंटेज। इट कैन ऑल्सो गिव फूड एंड मेडिसिन टू द पेशेंट्स। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर 6 आवर्स विद फुल बैटरी चार्जिंग एंड कैरी अ वेट अप टू 10 किलोग्राम। तो ये 10 किलो तक का वजन उठा सकता है और अगर फुल चार्जिंग हो तो 6 घंटे तक ये काम कर सकता है लगातार। It can be operated with an Android mobile app and does not require any mobile data as it is based on the Wi-Fi। तो ये जो रोबोट है ये Wi-Fi बेस्ड है, तो इसके लिए कोई मोबाइल डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये एंड्रॉयड मोबाइल ऐप से ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह का एक जो रोबोट है कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि कैप्टन अर्जुन जो है वो सेंट्रल रेलवेज के द्वारा ये डेवलप किया गया था। एंड ये जो है 2 काम के लिए डेवलप किया गया था। एक तो सर्वेलांस का ये काम करेगा और दूसरा ये जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होंगे उनका जो टेम्परेचर है उसको मेजर करेगा और जिससे जो भी कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन अराइज हो रही थी उसको डील करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हेल्थ असिस्टेंट रिसेंटली डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वास्थ्य सहायक का नाम क्या है। मेडबोट, अर्जुन, रोबोट रक्षक एंड रेल हेल्थ। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। What will be the correct answer for this? Guys, keep commenting the correct answer. The correct answer for this is option C, that is robot रक्षक। और अर्जुन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये सेंट्रल रेलवेज के द्वारा डेवलप किया गया था। और ये जो मेडबोट है ये हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, ये इंडियन रेलवेज ने ये भी डेवलप किया था। तो ये क्या है, मेडबोट एक ये मेडिकल ट्रॉली है और ये जो है रिमोट कंट्रोल्ड है मेडिकल ट्रॉली, और ये जो है फूड और मेडिसिन डिलीवर करेगी कोविड-19 पेशेंट्स को। तो ये बनाया गया था इंडियन रेलवेज के द्वारा। मेडबोट रोबोट रक्षक भी इंडियन रेलवेज के द्वारा ही बनाया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 3 RPF पर्सोनल कन्फर्ड विद जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स। तो दीज द अवार्डीज फॉर दिस जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स, these are late Shri Jagbir Singh, who is constable in Northern Railway. He was awarded the सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक posthumously। तो उनको मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो है दिया गया श्री जगबीर सिंह को। श्री शिवचरण सिंह, कांस्टेबल इन वेस्टर्न रेलवे, was awarded उत्तम जीवन रक्षा पदक। एंड श्री मुकेश कुमार मीना, हेड कांस्टेबल इन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, he was awarded उत्तम जीवन रक्षा पदक। तो जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स होते क्या हैं, तो ये अशोक चक्र की वीरता पुरस्कारों की एक श्रृंखला है। दीज वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1961। तो 1961 में इनको स्थापित किया गया था। और ये क्यों दिए जाते हैं, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा हो कि जीवन रक्षा पदक पुरस्कार है, यानी कि किसी की जान को बचाने के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें जैसे कुछ कुछ कंडीशंस हैं कि एक्सीडेंट के दौरान बचाई गई है किसी की जान, या फिर कोई पानी में डूब रहा था उसको बचाया गया, नेचुरल कैलामिटी आई उस दौरान किसी को बचाया गया, या कोई फायर इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे। तो डिफरेंट कंडीशंस में अगर किसी की जान बचाई गई है तो जो बचाने वाला है उस इंसान को जीवन रक्षा पदक अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। तो पहली कैटेगरी है इसमें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। सो दिस इज अवॉर्डेड फॉर द करेज इन सेविंग लाइफ अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ वेरी ग्रेट डेंजर टू द लाइफ ऑफ द रेस्क्यूअर, यानी कि जिसको बचाया जाता है उसके जीवन पर बहुत ही बड़ा खतरा रहता है। उस परिस्थितियों में जब किसी की जान बचाई जाती है तो उस जान बचाने वाले को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा जाता है। नेक्स्ट इज उत्तम जीवन रक्षा पदक। तो इट इज अवॉर्डेड फॉर करेज इन सेविंग लाइफ अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेट डेंजर टू द लाइफ ऑफ रेस्क्यूअर। तो इसमें जो जान का जो खतरा होता है वो काफ़ी होता है, उसमें दौरान जब उसको किसी को बचाया जाता है ये तब दिया जाता है। नेक्स्ट इज जीवन रक्षा पदक। ये तब दिया जाता है जब किसी को बहुत ज़्यादा जो है चोट लगी हो, गंभीर चोट लगी हो, जिसको बचाया गया है, तो उस सर्कमस्टांसेस में कोई अगर बचाता है किसी को तो वो जीवन रक्षा पदक का हकदार होता है। और ये जो अवार्ड्स हैं इनको कौन प्रेजेंट करता है, इनको प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये रेलवे प्रोटेक्शन के फोर्स के जवानों को दिया गया है तो हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं।
तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है ये सिक्योरिटी फोर्स है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसका मेजर एम यही है कि जो रेलवे की प्रॉपर्टी है और जो पैसेंजर एरिया है वहाँ पे प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है आरपीएफ के? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, क्योंकि यूजुअली जो फोर्सेस होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है इसकी गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं आरपीएफ के, जो डीजी हैं वो कौन है? वो अरुण कुमार है। अरुण कुमार इज द डीजी ऑफ आरपीएफ। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछ लिया जा सकता है कि आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है। ठीक है, इसकी स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जो है ये इस वाले एक्ट के अंतर्गत जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स सी अ क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? श्री जगबीर सिंह, श्री शिवचरण सिंह, श्री मुकेश कुमार मीना एंड एसआर शर्मा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत इजी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज जगबीर सिंह को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मिला। शिवचरण सिंह और मुकेश कुमार मीना को जो है मिला था उत्तम जीवन रक्षा पदक अवार्ड। और जो एसआर शर्मा है, ये हमने कल ही पढ़ा था, एसआर शर्मा जो है ये इनको अपॉइंट किया गया है, ही हैज अज्यूम्ड चार्ज एज चीफ ऑफ मटीरियल ऑफ इंडियन नेवी। तो वाइस एडमायरल एसआर शर्मा को जो है चीफ ऑफ मटीरियल ऑफ इंडियन नेवी बनाया गया था। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में थे, हमने शायद कल ये पढ़ा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज शैलेंद्र दशोरा ज्वाइंस एज न्यू चीफ पोस्ट मास्टर जनरल इन जम्मू एंड कश्मीर सर्कल। तो जो शैलेंद्र दशोरा हैं इनको जम्मू कश्मीर सर्कल के नए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल किया गया है। ही इज़ 1984 batch Indian Postal Service officer. Soon after assuming the charge, he reviewed the functioning of Postal Department in the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, ही इज़ शैलेंद्र दशोरा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद, उसको निलंबित करने के बाद गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और ये कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में जम्मू और कश्मीर स्थित है। इसकी जो विंटर कैपिटल है वो जम्मू है, समर कैपिटल इसकी श्रीनगर है, और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? अभी करेंटली मनोज सिन्हा है। अगर बोले कि फर्स्ट एलजी कौन था? फर्स्ट एलजी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? जीसी मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको अभी सीएजी अपॉइंट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन बार बार डिस्कस करूँगी ताकि आपको याद रहे। इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस जम्मू एंड कश्मीर रीजन आर तावी, रवि, झेलम एंड चेनाब। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ अ पर्सन हु हैज ज्वाइंट एज द न्यू चीफ पोस्ट मास्टर जनरल इन जम्मू में नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में शामिल होने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? सरफरोज लोहिया, नरेंद्र सिंह, गजानंद यादव एंड शैलेंद्र दशोरा। जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस, कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, कोई भी सजेशन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज शैलेंद्र दशोरा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो
कैंपेन जो है इसको लॉन्च किया है। इसको 5 थीम्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला क्लीनलीनेस ओथ, स्वच्छता शपथ, कंटिन्यूस रिडक्शन इन अर्बन वेस्ट एमिशंस, शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, क्लीनलीनेस इन कोविड कंडीशंस, कोविड स्थितियों में स्वच्छता, सेपरेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम सोर्सेज ऑफ हाउसेज, घरों के स्रोतों से कचरों का पृथक्करण, लॉन्चिंग अ स्पेशल क्लीननेस कैंपेन फॉर पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। तो इस तरह के जो काफ़ी कैंपेन्स हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए हैं। जैसे अभी गंदगी भारत छोड़ो है, फिर उसके बाद एक मास्क अनेक जिंदगी, इस तरह का भी एक कैंपेन लॉन्च किया गया था टू क्रिएट अवेयरनेस कि एक मास्क पहनने से कितने सारे लोगों को बचाया जा सकता है। ये जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर FIR आपके द्वार और चरण पादुका, इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च की गई थी। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं। इट रैंक सेकेंड इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द कंट्री आफ्टर राजस्थान। तो राजस्थान का एरिया जो है सबसे ज़्यादा है भारत में, उसके बाद मध्य प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश का चौथे नंबर पर है। स्टेट कैपिटल इसकी क्या है? इसकी कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश की। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं मध्य प्रदेश की मैप में। इसको कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, एनक्लोज करते हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इन स्टेट्स के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और मध्य प्रदेश की एक ये खास बात है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये मध्य प्रदेश से पास करती है, ठीक है। और जिस भी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है तो वो रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स होते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट। और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल और किस स्टेट की गवर्नर हैं? यूपी की भी वो गवर्नर है। लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, उनका निधन हो गया। उसके बाद आनंदीबेन पटेल को जो है एडिशनल चार्ज दिया गया मध्य प्रदेश का। स्टेट एनिमल क्या है मध्य प्रदेश का? बारहसिंगा है। स्टेट बर्ड है दूधराज या फिर एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीट्स हैं लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 230 सीट्स हैं। राज्यसभा की जो है वो 11 सीट्स हैं मध्य प्रदेश की। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो भी मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन? किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना जो है ये लॉन्च की थी, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो यूपी से हैं, ठीक है, जैसे प्रवीण कुमार हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि उनके घरों तक जो है जो नेशनल हाईवेज हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए जो है ये मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना जो है ये शुरू की गई थी। और ये कब शुरू की गई थी? मेजर ध्यानचंद क्यों न्यूज़ में थे? क्यों मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही ये शुरू किया गया है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे है, जो बर्थ एनिवर्सरी है, वो सेलिब्रेट की जाती है एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29 अगस्त, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सुमीत नगल, फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मेन ड्रॉ मैच इन 7 ईयर्स। सुमित नागल 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने। और ही एंटर्ड इनटू द सेकेंड राउंड ऑफ द US ओपन टेनिस टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग ब्रैडले क्लान।
तो ब्रैडली क्लैन को हराने की बात जो है वो सेकेंड राउंड में पहुंचे यूएस ओपन के। उनसे पहले 2013 में जो सोमदेव वर्मन है वो पहुंचे थे सेकेंड राउंड में ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन के। सुमित नागल इज 23 years old and is world number 122 in tennis. He'll face Dominic Thiem of Austria in the second round of US ओपन। तो ये जो मैच था जो सेकेंड राउंड का है ये डोमिनिक थीम के साथ हुआ, उनका ऑस्ट्रिया के जो है वो प्लेयर। तो लेकिन जो डोमिनिक थीम है वो जीत गए और सुमित नागल हार गए और वो इससे बाहर हो गए यूएस ओपन से, और डोमिनिक थीम जो है वो थर्ड राउंड के लिए आगे बढ़ गए। यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं उसमें से एक यूएस ओपन है, बाकी 3 हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन। यूएस ओपन 2020 is the 140th edition of tennis US Open and Rafael Nadal won the men's singles in 2019। तो राफेल नडाल ने यूएस ओपन 2019 में पुरुष एकल जीता था, लेकिन इस वर्ष वो पार्टिसिपेट नहीं करे कोविड-19 की वजह से। काफ़ी प्लेयर्स इस वर्ष जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो जैसे सेरेना विलियम्स भी शायद इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स सी अ क्वेश्चन। इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल recently entered into second round of US Open tennis tournament by defeating डैश। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने हाल ही में किसे हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया? क्रिस्टीन गैरिन, पैब्लो कोवस, ब्रैडली क्लन एंड राफेल नडाल। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज ब्रैडली क्लन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनवाइटेड नॉमिनेशंस फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। तो इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो दीज अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1996 टू फैसिलिटेट मेरिटोरियस चिल्ड्रन, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये बच्चों को, व्यक्तियों को और संस्थानों को दिया जाता है, और ये 1996 में जो है पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इसको 2 कैटेगरीज में दिया जाता है। द फर्स्ट इज बाल शक्ति पुरस्कार, जिसको पहले नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट कहा जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके बाल शक्ति पुरस्कार रख दिया गया। दिस वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1996 एंड दीज अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड एवरी ईयर इन द वीक बिफोर रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे की जो पहला वीक होता है उसमें ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और फेलिसिटेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। बाल शक्ति पुरस्कार अवार्डीज दीज पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। और ये जो अवार्ड है बाल शक्ति पुरस्कार, ये क्यों दिया जाता है? इनोवेशन, स्कॉलस्टिक, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विस या ब्रेवरी, इन सभी क्षेत्रों में जिस भी बच्चे ने असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं उसको पहचानने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट इज बाल कल्याण पुरस्कार। इट वाज फॉर्मली नोन एज नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड्स। इसको पहले नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड्स के नाम से जाना जाता, अभी उसको बाल कल्याण पुरस्कार के नाम से जानते हैं। दीज वर इंस्टीट्यूटेड इन 1979। It is given to individuals or institutions for their outstanding contribution towards service for children in the field of child development, child protection and child welfare। तो ये किसी व्यक्ति को या फिर संस्थान को दिया जाता है जिन्होंने एक अपना योगदान दिया है, उत्कृष्ट योगदान दिया है बाल संरक्षण, बाल कल्याण और बाल विकास के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। Let's see a question. पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार was started in which year? पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1991, 1996, 1999 and 2006। जल्दी से कमेंट करके बताइए what will be the correct answer? Option B will be the correct answer, that is 1996। Next news is launching of National Program for Civil Services Capacity Building approved। तो जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ मिशन कर्मयोगी कंप्राइजेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, स्पेशल पर्पज व्हीकल, कैबिनेट सेक्रेटरी, हेडेड कोऑर्डिनेशन
यूनिट। तो ये जो मिशन कर्मयोगी है, इसकी जो संस्थागत संरचना है, इसमें प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद, क्षमता निर्माण आयोग, विशेष प्रयोजन वाहन, कैबिनेट सचिव की समन्वय इकाई शामिल है। और इसमें जो PMHRC है यानी कि प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल जो है, ये एपेक्स बॉडी होगा टू गिव स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन टू रिफॉर्म्स एम्ड एट कैपेसिटी बिल्डिंग। तो प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद सुधारों की रणनीति दिशा के लिए शीर्ष निकाय होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन विल बी सेट अप टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्म अप्रोच इन मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इकोसिस्टम। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, ठीक है, वो क्षमता निर्माण पारिस्थितिक तंत्र के प्रबंधन और विनियमन में एक समान दृष्टिकोण लाने के लिए बनाया गया है। इट विल सुपरवाइज सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, तो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की ये देखरेख करेगा। 100% गवर्नमेंट ओन्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल विल ओन एंड ऑपरेट iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। Integrated government online training iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म विल बी सेट अप टू डिलीवर मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी को वितरित करने के लिए यानी कि उसको डिलीवर करने के लिए एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो है वो स्थापित किया जाएगा। और इस iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट की जो 100% गवर्नमेंट ओन जो स्पेशल वर्क पर्पस व्हीकल होगा उसके द्वारा इसको ओन किया जाएगा और ऑपरेट किया जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ मिशन कर्मयोगी विल ब्रिंग यूनिफॉर्म अप्रोच इन मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इकोसिस्टम। मिशन कर्मयोगी की संस्थागत संरचना के निम्नलिखित में से कौन से प्रबंधन और क्षमता निर्माण पारिस्थितिक तंत्र के विनियमन में समान दृष्टिकोण लाएगा? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, PM's पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, स्पेशल पर्पस व्हीकल, कैबिनेट सेक्रेटरी हेडेड कोऑर्डिनेशन यूनिट। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर। थोड़ा टिपिकल है क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ MOUs विद फिनलैंड एंड जापान। तो कैबिनेट ने जो MOU साइन होने हैं इंडिया और जापान के बीच और इंडिया और फिनलैंड के बीच, उन दोनों को ही मंजूरी दे दी है। द पर्पस ऑफ MOU बिटवीन इंडिया एंड जापान विल बी टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग फॉर द जापानीज मार्केट। MOU कपड़ा समिति भारत और मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के बीच जो हस्ताक्षर किए जाएंगे। After the MOU, Messrs. Nissan-Kane Quality Evaluation Center, Japan, it will assign Textile Committee as their cooperative testing and inspection service providers in India। समझौते ज्ञापन के बाद Messrs. Nissan-Kane Quality Evaluation Center, जापान वस्त्र समिति को भारत में अपने सहकारी परीक्षण और निरीक्षण सेवा प्रदाताओं के रूप में नियुक्त करेगा। The purpose of MOU between India and Finland will be to increase cooperation in the field of geology and mineral resources। तो जो MOU साइन हुआ है इंडिया और फिनलैंड के बीच वो किससे रिलेटेड है? वो जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्सेज की फील्ड से रिलेटेड है। जापान की बात करें तो कल भी हमने पढ़ा था, जापान इज एन आइलैंड कंट्री इन ईस्ट एशिया इन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन एंड इट्स कैपिटल इज टोक्यो एंड द करेंसी इज जापानीज येन। और जापान के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जापान जो है वो इंडिया को डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन दे रहा है इंडिया को। एंड द वर्थ ऑफ दिस लोन इज, ये कितने रुपए का लोन है? ₹3,500 करोड़। ठीक है, इतने का लोन जो है वो जापान जो है वो इंडिया को दे रहा है। एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड फॉर कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट। ठीक है, इसीलिए जापान जो है वो न्यूज़ में था। और इसलिए भी न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले जापान, क्योंकि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। क्यों रिज़ाइन कर दिया था? क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। आगे चलते हैं हम लोग, फिनलैंड के बारे में कुछ देख लेते हैं। फिनलैंड इज़ अ नॉर्थ यूरोपियन कंट्री हुज कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज़ हेलसिंकी। ठीक है, जो इसकी राजधानी है और जो सबसे बड़ा शहर है वो हेलसिंकी है फिनलैंड का। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं फिनलैंड की। इट्स करेंसी इज यूरो एंड स्वीडन एंड गल्फ ऑफ बोथनिया दे आर लोकेटेड टू वेस्ट ऑफ फिनलैंड। तो फिनलैंड के
पश्चिम में कौन कौन से स्थित हैं देश? एक तो स्वीडन स्थित है, ठीक है, और दूसरा क्या है? गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है। एंड देन नॉर्थ की अगर हम बात करें तो फिनलैंड के नॉर्थ में कौन सा रीजन लोकेटेड है? वो है नॉर्वे, ठीक है। यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा मैम। तो फिनलैंड जो है नॉर्थ में फिनलैंड के कौन सा जो कंट्री लोकेटेड है वो नॉर्वे है, और ईस्ट में इधर ये रशिया लोकेटेड है फिनलैंड के, ठीक है। तो फिनलैंड जो है वो एक नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ फिनलैंड? निम्न में से कौन फिनलैंड के उत्तर में स्थित है? स्वीडन, रशिया, नॉर्वे एंड गल्फ ऑफ बोथनिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नॉर्वे। जो स्वीडन और जो गल्फ ऑफ बोथनिया है वो वेस्ट में लोकेटेड है, और जो रशिया है वो उसके ईस्ट में लोकेटेड है फिनलैंड के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस से क्वेश्चन आते हैं। इंडिया जंप्स 4 प्लेसेस एंड स्विट्जरलैंड अचीव्स फर्स्ट रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2020। तो इंडिया की जो रैंक आई है वो लास्ट ईयर 2019 में 52nd थी, 52 रैंक थी, और इस वर्ष जो है 2020 में इंडिया की रैंक 4 प्लेसेस जो है सुधर गई है। अब इंडिया की रैंक 48th है। इसमें जो है 131 जो कंट्रीज हैं उनको रैंक किया जाता है। इसमें टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है 2020 वाले इंडेक्स में। उसके बाद स्वीडन, यूएसए, यूके और नीदरलैंड्स की रैंक है। यमन जो है इसका सबसे पुअर परफॉर्मेंस रहा, ये जो है इसकी 131 रैंक थी, ठीक है। उसके बाद इंडिया हैज शोन मोस्ट इम्प्रूवमेंट इन 3 पिलर्स। तो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा सुधार रहा वो 3 पिलर्स में रहा। कौन कौन से? एक तो इंस्टीट्यूशन, बिजनेस सॉफिस्टिकेशन और तीसरा क्रिएटिव आउटपुट, ठीक है। इन 3 एरियाज में जो है इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। इसी की वजह से ओवरऑल रैंक जो है वो इम्प्रूव हुई है भारत की। इंडिया इज एट फर्स्ट प्लेस अमंग द टॉप 3 इनोवेशन इकोनॉमीज इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन। तो सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन की हम बात करें तो इंडिया की पहली रैंक है टॉप 3 इनोवेशन इकोनॉमीज में, और ईरान एंड कजाकिस्तान आर एट 2nd and 3rd प्लेसेस इन द सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन। उसके बाद ईरान और कजाकिस्तान का नंबर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की हम बात करें तो इट इज एनुअली पब्लिश्ड एंड कंपाइल्ड बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन सिड एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको कौन जारी करता है? इसको कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन सीड और WIPO जो है मिलकर जारी करते हैं। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इस वर्ष की हु विल फाइनेंस इनोवेशन विद नवाचार क्या होगा। इसमें जो ओवरऑल रैंक होती है, जो डिसाइड होती है, वो ओवरऑल स्कोर पे डिपेंड करती है, और इसमें 5 पिलर्स होते हैं इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स के, और 2 पिलर्स होते हैं इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स के। 5 पिलर्स इनोवेशन इनपुट के क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन। और जो 2 पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं? आउटपुट पिलर्स, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स एंड क्रिएटिव आउटपुट्स, ठीक है। तो इनके बेसिस पे फाइनल जो रैंक है वो डिसाइड होती है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? 33rd, 48th, 52nd एंड 64th। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी इजी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 48th। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और ये जो प्रतियोगिता है ये 1 सितंबर से शुरू हो गई है, और ये जो है कब तक चलेगी? इसमें जो एंट्रीज इनवाइटेड हैं वो 1 अगस्त 2021 तक इनवाइटेड होंगी। इसमें कैश प्राइज दिया जाएगा 10,000 रुपये का, और उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मैक्सिमम 10 एंट्रीज कैन बी कंसिडर्ड एवरी मंथ फॉर द अवार्ड। तो ज़्यादा से ज़्यादा बस 10 प्रविष्टियाँ जो हैं वो मानी जा सकती हैं हर महीने में। द कॉन्टेस्ट हैज़ बीन लॉन्च टू रीच द पीपल ऑन द इशू ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो जल संरक्षण और प्रबंधन के मुद्दे पर लोगों तक पहुँचने के लिए ये प्रतियोगिता शुरू की गई है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, एंट्रीज फॉर रिसेंटली लॉन्च्ड वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट विल बी एक्सेप्टेड टिल डैश। हाल ही में लॉन्च किए गए वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता के लिए
प्रविष्टियां कब तक स्वीकार की जाएंगी? 30 मार्च 2021, 30 अप्रैल 2021, 30 जुलाई 2021 and 31st August 2021. The correct answer will be option D, that is 31st August 2021. आगे चलते हैं. Next is Department of Science and Technology Secretary launches a brochure featuring entrepreneurs in residence under निधि प्रोग्राम. और ये जो ब्रोशर है इसमें सारी डिटेल्स होंगी कि कैसे जो एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस है वर्क करेंगे और ये डिपॉजिटरी की तरह भी काम करेगा. एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम इज अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, दैट इज निधि प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो अगर आपसे पूछा जाए निधि कार्यक्रम कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है. और ये जो EIR प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस, ये इसका एक पार्ट है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस. इस प्रोग्राम में क्या होता है? इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू एस्पायरिंग एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अदर एंटरप्रेन्योर्स हु आर इनोवेटिव, एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली सक्सेसफुल. तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो महत्वाकांक्षी हैं, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभवी हैं वो, तो उनको जो है यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है. इट सपोर्ट्स बडिंग और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स टू परस्यू प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस आइडियाज फॉर 18 मंथ्स. तो ये 18 महीनों के लिए होनहार प्रौद्योगिकी व्यवसाय विचार को आगे बढ़ाने के लिए नवोदित या महत्वाकांक्षी उद्यमियों को समर्थित करता है. निधि प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन सितंबर 2016 टू प्रमोट इनोवेशन एंड नर्चरिंग आइडियाज. तो ये निधि कार्यक्रम है, इसको सितंबर 2016 में शुरू किया गया था. और ये क्यों शुरू किया गया था? नवाचार विचार को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किया गया था. एज पर नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, निधि प्रोग्राम हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स. निधि कार्यक्रम के निम्नलिखित घटक हैं. फर्स्ट इज निधि GCC, दैट इज ग्रैंड चैलेंज एंड कॉम्पिटिशंस. उसके बाद निधि प्रमोशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ यंग एंड एस्पायरिंग टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज निधि प्रयास. फिर निधि एंटरप्रेन्योर एंड रेजिडेंस, निधि EIR. स्टार्टअप निधि, स्टार्टअप सेंटर इन कोलैबोरेशन विद MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम बदलकर अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है. निधि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर TBI, निधि एक्सेलरेटर, निधि सीड सपोर्ट सिस्टम, निधि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड निधि स्टार्टअप कॉरिडोर्स. तो ये जो सारे इसके घटक हैं. आगे चलते हैं. लेट्स सी अ क्वेश्चन. एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस EIR प्रोग्राम अंडर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस सपोर्ट्स बडिंग और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर डैश 3 months, 6 months, 9 months एंड 18 months. क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, दैट इज 18 months. मूविंग फॉरवर्ड. Next is introduction of Jammu and Kashmir Official Languages Bill 2020 approved by Cabinet. तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है मंजूरी दे दी है जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को. एंड दिस जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 विल मेक उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू और कश्मीर में उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश को जो है वहाँ पे आधिकारिक भाषा के रूप में बनाया जाएगा. अर्लियर उर्दू वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इससे पहले जो उर्दू है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी जम्मू और कश्मीर की, लेकिन अब उर्दू के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी. एज पर 2011 सेंसस, कश्मीरी इज द मदर टंग ऑफ 53% ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट इज मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज. तो कश्मीरी जो है वहाँ पर 53% लोगों के द्वारा बोली जाती है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग. और ये जो है सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषाओं में से एक है. अदर लैंग्वेजेस सच एज डोगरी, गोजरी, पहाड़ी आर ऑल्सो स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर. Let's see a question. Which of the following is not one among 5 languages that will get official language status as per Jammu and Kashmir Official Languages Bill 2020? निम्नलिखित में से कौन सी 5 भाषाओं में से एक नहीं है जिसे जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बिल 2020 के अनुसार आधिकारिक भाषा या राजभाषा का दर्जा मिलेगा? उर्दू, गोजरी, डोगरी या फिर इंग्लिश? जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर.
द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज गोजरी। उर्दू, डोगरी, इंग्लिश, हिंदी और कश्मीरी जो है वो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन जाएंगी जम्मू और कश्मीर के। और जम्मू और कश्मीर के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पूरा पढ़ा था, जम्मू कश्मीर के बारे में। आगे चलते हैं। टर्कीज फॉरेन मिनिस्टर हैज सेड दैट टर्की वुड लाइक टू हैव अ डायलॉग विद ग्रीस टू शेयर गैस एंड ऑयल रिसोर्सेज इन द ईस्ट मेडिटेरेनियन सी। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि तुर्की पूर्व भूमध्य सागर में गैस और तेल संसाधनों को साझा करने के लिए ग्रीस के साथ बातचीत करना चाहेगा। और अभी जैसा हम जानते हैं कि टर्की और ग्रीस के बीच में अभी एक विवाद चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है, क्योंकि टर्की ने पहले अपना जो रिसर्च वेसल है और ग्रीस उसको और वॉरशिप को भेजा था हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर करने के लिए, जो गैस एंड ऑयल रिसोर्सेज है वहाँ पर भेजा था एक्सप्लोरेशन के लिए। द फोर्सेज ऑफ टर्की एंड ग्रीस आर कैरिंग आउट एक्सरसाइजेज बिटवीन सिप्रस एंड ग्रीक आइलैंड ऑफ क्रेशे। तो तुर्की और ग्रीस की सेना जो है सिप्रस और यूनानी द्वीप क्रेते के बीच अभ्यास कर रही है। टर्की ने जस्टिफाई किया वो ईस्ट मेडिटेरेनियन में जो भी एक्टिविटीज कर रहा है वो उसका अधिकार है, और उसने ग्रीस को एक्यूज किया कि जो ग्रीस है वो उत्तेजक कार्रवाई करने का उत्तेजक कार्रवाई करने का आरोप ग्रीस पर लगाया है तुर्की ने वहाँ पे। लेकिन ग्रीस कहता है कि टर्की जो है इट इज सर्चिंग फॉर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज इन द एरियाज विच फॉर्म पार्ट ऑफ ग्रीस कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ग्रीस ने ये दावा किया कि भाई तुर्की जो है उन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज कर रहा है जो ग्रीस के महाद्वीपीय शेल्फ का हिस्सा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम जान लेते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। तो एज पर अनक्लॉज 1994 द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द शोर ऑफ द कोस्टल स्टेट। तो ये जो है महाद्वीपीय शेल्फ तटीय राज्य के तट से 200 समुद्री मील की दूरी पर होता है। यह कुछ मामलों में 200 समुद्री मील से ज़्यादा जो है वो 350 तक ये हो सकता है। ग्रीस इज अ कंट्री इन साउथ ईस्ट यूरोप विद थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स थ्रू आउट द एगन एंड आयोनियन सीज। इसकी कैपिटल एथेंस है और करेंसी यूरो है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं ग्रीस की। ठीक है, जो प्लेस मार्क्ड है ये ग्रीस है, और टर्की की भी देख लीजिए लोकेशन ध्यान से। Turkey is a country located in Eurasia. Its capital is Ankara and the currency is Turkish lira. और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? रेसिप तैयब अर्दोगन यहाँ पे प्रेसिडेंट है। और इससे पहले भी टर्की न्यूज़ में था, क्योंकि वो जो अपने म्यूज़ियम है उसको मॉस्क में कन्वर्ट कर रहा था, इसलिए ये न्यूज़ में था। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट था हेगिया सोफिया, आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया था। हेगिया सोफिया जो था ये पहले एक चर्च इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया एंड देन अगेन उसको जो है मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया यहाँ पर टर्की में। और एक और म्यूजियम था टर्की का म्यूजियम जिसको ओपन किया गया मुस्लिम प्रेयर्स के लिए, एक था करिए म्यूजियम। ठीक है, इसको भी जो है मॉस्क के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, यहाँ पर अलाउ किया गया कि जो मुस्लिम्स हैं वो प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ में था टर्की, इसीलिए। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इन कॉन्फ्लिक्ट ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। पूर्वी भूमध्य सागर में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज पर निम्नलिखित में से कौन से देश संघर्ष कर रहे हैं? टर्की एंड ग्रीस, टर्की एंड इजिप्ट, ग्रीस एंड इजिप्ट, टर्की एंड सीरिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज तुर्की और ग्रीस। नेक्स्ट इज अ रोबोट फॉर मेजरिंग वाइटल साइंस ऑफ कोविड पेशेंट्स हैज बीन डेवलप्ड बाय बोस्टन डायनेमिक्स ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बोस्टन डायनेमिक्स कोविड रोगियों के महत्वपूर्ण संकेतकों को मापने के लिए एक रोबोट का परीक्षण करेंगे। इस रोबोट का नाम स्पॉट है और इसको हैंड हेल्ड डिवाइस से कंट्रोल किया जा सकता है। दिस रोबोट कैन मेजर वाइटल साइंस इंक्लूडिंग बॉडी टेम्परेचर, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन इन हेल्दी पीपल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। तो 2 मीटर की दूरी से ही जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको नाप सकते हैं। इट कैन लोअर द रिस्क टू हेल्थ केयर वर्कर्स असेसिंग पीपल हैविंग सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो अभी कोविड-19 पेशेंट्स के संपर्क में रहते हैं तो उनको काफ़ी रिस्क रहता है,
तो उस रिस्क को यहाँ पे कम किया जा सकता है इस रोबोट के द्वारा, क्योंकि 2 मीटर की डिस्टेंस से ही ये डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनको नाप सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द रोबोट दैट विल बी टेस्टेड टू लोअर द रिस्क टू हेल्थ केयर वर्कर्स असेसिंग पीपल हैविंग सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। इस रोबोट का नाम बताइए जिसे कोविड-19 के लक्षणों वाले रोगों का आकलन करने वाला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए जोखिम को कम कर सकता है। कोविड रोबो, कोबॉट, स्पॉट एंड कोरोना बॉट। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्पॉट। जो कोरोना बॉट है इसको किसने लॉन्च किया था? इसको बीबीसी ने लॉन्च किया था कोरोना बॉट को, ताकि जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है उसको जो है दूर किया जा सके, उसको टैकल किया जा सके। इसके अलावा एक कोरोबॉट जो था, ठीक है, कोरोबॉट जो था वो भी न्यूज़ में था। कोरोबॉट क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि जो एक इंजीनियर है फ्रॉम मुंबई, ठीक है, 23 ईयर ओल्ड इंजीनियर, उसने ये कोरोबॉट डेवलप किया और ये जो है एक इंटरनेट कंट्रोल रोबोट है। ये इंटरनेट कंट्रोल रोबोट है, ठीक है, और ये जो है डिफरेंट जो केयर गिविंग्स हैं वो कर सकता है तो कोविड-19 पेशेंट ये फूड एंड मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, तो इसीलिए भी ये न्यूज़ में था कोरोबॉट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजेक्टेड पाकिस्तान्स अटेम्प्ट टू लिस्ट इंडियंस एज डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारतीयों को नामित आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के पाकिस्तान के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी हैज ब्लॉक्ड द डेजिग्नेशन ऑफ इंडियंस अंगारा अप्पाजी एंड गोविना पटनायक एज डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। पाकिस्तान द्वारा भारतीयों को आतंकवाद रोधी प्रतिबंधों की सूची 1267 समिति के तहत नामित आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया था। एंड पाकिस्तान हैज एलिज्ड दैट अ ग्रुप of 4 Indians, which included Angara Appaji and Govinda Patnaik, they formed an Afghanistan-based Indian terror syndicate, and these were organizing the banned terror groups Tehreek-e-Taliban Pakistan and Jamaat-ul-Ahrar to carry out attacks in Pakistan। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है आरोप लगाया कि भाई जो 4 लोगों का एक ग्रुप था उसने अफगानिस्तान में उसने एक टेरर ग्रुप बनाया और ये टेरर ग्रुप को जो है ऑर्गेनाइज किया गया बैंड टेरर ग्रुप्स के साथ, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमात उल अहर के साथ, और फिर यहाँ पर मतलब पाकिस्तान में यहाँ इन्होंने टेरर अटैक्स कंडक्ट कराए। इससे पहले 2 और इंडियंस के नाम यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल करने के लिए कहा गया था, अजय मिस्त्री का और वेणु माधव डोगरा का, लेकिन इसको भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ब्लॉक कर दिया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें हम, इट इज वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशंस में है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स होगा, यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इसमें जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस और चाइना है। और पाकिस्तान ने ये सब चीज़ें इसलिए की है ताकि जो कंट्रोवर्सी पैदा कर सके वो बिफोर जो इंडिया का टर्म है जो शुरू होने वाला है 2021 में एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। आगे चलते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज रिजेक्टेड पाकिस्तान्स अटेम्प्ट टू इंक्लूड इंडियंस इन द लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। What are the names of these Indians? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारतीयों को नामित आतंकवादी की सूची में शामिल करने के पाकिस्तान के प्रयास को खारिज कर दिया। इन भारतीयों के नाम क्या हैं? ताका तामुत एंड गोविंदा पटनायक, अंगारा अप्पाजी एंड गोविंदा पटनायक, अंगारा अप्पाजी एंड ताका तामुत, अंगारा अप्पाजी, ताका तामुत एंड गोविंदा पटनायक। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर। The correct answer will be option B, that is Angara Appaji and Govinda Patnaik। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 75th anniversary of the end of Second World War in Pacific was commemorated by China। तो प्रशांत क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ पर चीन ने श्रद्धांजलि दी। ड्यूरिंग दिस वॉर चाइना फेस्ड
ब्रूटल इन्वेजन्स इन मच ऑफ इट्स टेरिटरी बाय जापान। तो 1937 में क्या हुआ था, जापान ने फुल इन्वेजन किया था चाइना पे, पूरी तरह से आक्रमण किया था, जिसके चलते चाइना को बहुत ज़्यादा जो है क्रूर आक्रमण को झेलना पड़ा। यहाँ तक कि शहरी युद्ध और नानकिंग के कुख्यात बलात्कार जैसे अत्याचार देखे गए। द आर्मीज अंडर द लीडरशिप ऑफ चियांग काई शेक दे फोर्ट मोस्ट ऑफ द significant battles, but guerrillas of the Communist Party under Mao Zedong they diverted soldiers with low-level engagements। और जापान ने फिर फाइनली सरेंडर किया ऑन 2 सितंबर 1945, लेकिन चाइना जो है वो वॉर को एंड तब कर 3 सितंबर को मानता है, क्योंकि तभी से उसने अपना जो पहला सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चाइना के लिए 3 सितंबर इज द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इट स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 1939 एंड इट कंटिन्यूड टिल 1945। और ये जो वर्ल्ड वॉर है 1939 से पहले तो 1945 तक चला। ये शुरू कैसे हुआ था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और फिर इसमें डिफरेंट कंट्रीज जो है ऐड होती चली गई विद सिग्निफिकेंट इवेंट्स। और फिर क्या हुआ कि जो वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज थी वो 2 ग्रुप में बढ़ गई, एक अलाइड पावर्स और एक एक्सेस पावर, यानी कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में ये बट गई। अगर अलाइड पावर्स की बात करें तो इसमें जो मेजर पावर्स थी वो यूएस, चाइना, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस थे। वही एक्सेस पावर्स में जर्मनी, जापान और इटली थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच ईयर डिड जापान इन्वेडेड चाइना? जापान ने किस वर्ष चीन पर आक्रमण किया था? 1937, 1939, 1943 एंड 1945। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कब आक्रमण किया था जापान ने चाइना पे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1937। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और जो से रिलेटेड क्वेश्चन है सब कवर कर लिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिए और यूं ही तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।